गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मारुति नंदन सिंह एक बार फिर आपके साथ अन अकेडमी चैनल के माध्यम से जुड़ रहा हूं। अन अकेडमी दैट इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ ऑनलाइन मीडियम इन द होल ऑफ इंडिया। अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म which provides the different segments of learning, which provides the more than 1000 of the educators related to the different kind of the competitive examination। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लगभग 1000 से ज्यादा, मोर देन 1000 से ज्यादा बहुत ही नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस एजुकेटर्स के माध्यम से अलग अलग विषयों में, अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी का एक सबसे बेहतरीन अवसर प्रदान करने का कार्य कर रहा है अन अकेडमी चैनल। अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बाकी दूसरे चैनल्स या प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट क्यों है? उसका एक कारण है, दैट इज माई सेल्फ ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं मारुति नंदन सिंह पिछले लगभग 6.5 वर्षों से, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 6.5 years of experience I have regarding of the teaching field. I have teach in different kind of the institutions just related to the UPSC and state PCS level of examination। लगभग बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स में, दिल्ली हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर आपका झारखंड हो, इन सभी, राजस्थान हो, इन सभी जगहों पर मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता रहा हूं। बट अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रूरल एरिया में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो या दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी बच्चों को जो कि दिल्ली जैसी जगह पर नहीं जा सकते या फिर इलाहाबाद नहीं जा सकते या उन सभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं जा सकते हैं जहां भी इन सभी चीजों का हब माना जाता है, उनके पास जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या क्राइसिस, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण वो ऐसी एक्सपेंसिव जगहों में जाकर के अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पाते हैं। सो अन अकेडमी इज हियर इज अन अकेडमी टू प्रोवाइड दैट एनवायरनमेंट, to provide that culture of education and that full whole vast syllabus and understanding the whole syllabus and a better path towards the success and to achieve their goal. So join and subscribe the Unacademy. If you want to join us, then join and subscribe the Unacademy, where more than 1000 of the educators join with you and gives a better sharpness to your preparation. So मैं मारुति नंदन सिंह आज जनरल साइंस का पोर्शन स्टार्ट करूंगा, जिसे आप सामान्य विज्ञान कहते हैं। जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस या सामान्य विज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जनरल साइंस जिसे आप सामान्य विज्ञान कहते हैं, that is a very important topic in regard of different kind of examination. It is a very important topic in sense of the UPSC civil services examination, and also it is a very important in the sense of state PCS like examination। वो चाहे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो या फिर आपका सिविल सर्विसेज यूपीएससी का एग्जाम हो, उसके पेपर में जनरल साइंस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनरल साइंस का पोर्शन अगर हम देखें तो इसमें से लगभग अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम 12 to 15 क्वेश्चंस, लगभग 12 to 15 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ जनरल साइंस। लगभग 12 से 15 प्रश्न हर बार यूपीएससी का एग्जाम हो या नॉर्मली आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस जस्ट लाइक, उसमें भी जनरल साइंस के लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इफ यू compare these number of questions with the whole number of questions, then it covers a broad portion, it covers a large portion of the whole paper. So it is a very important to understand and to study to qualify the examination। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। अब मैंने अभी जैसे ही आपको बताया, अभी मैंने कहा कि सिलेबस जानना बहुत ही जरूरी है। before starting your journey of exam preparation, it is very important that you should have a better understanding about your
whole syllabus and the pattern of exam and the pattern of question paper। आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। दैट फ्रॉम हियर दे आस्क द क्वेश्चंस, दे आस्क द क्वेश्चन द पेपर, द मॉड्यूल ऑफ पेपर फ्रॉम हियर, यानी दे आस्क द क्वेश्चन एंड फ्रॉम हियर वी रेडी टू गिव द आंसर। जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम कहां से तैयार हों, या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली वो कहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू द चैप्टर्स एंड सेगमेंट्स और द होल डायमेंशंस व्हिच कवर्स योर सिलेबस। दैट मींस यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर सिलेबस, यानी आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे सिलेबस की। अगर हम जनरल साइंस के पोर्शन को डिवाइड करें, देन वी कैन डिवाइड इट इन 3 सेक्शंस और 3 पोर्शंस। फर्स्ट वन इज द फिजिक्स, इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका फिजिक्स, जिसे आप भौतिक विज्ञान कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज केमिस्ट्री, जिसे आप रसायन विज्ञान कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस कि नीट जैसी परीक्षाओं में या मेडिकल एग्जामिनेशन में जो भी साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री से हो या फिर बायोलॉजी से हो, वो बिल्कुल भी सेम कैटेगरी के नहीं होते हैं। यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चन पैटर्न मेडिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पैटर्न से कहीं ना कहीं डिफर होता है। तो ये दूसरी चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि क्वेश्चन पैटर्न के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। सो फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन केमिस्ट्री, एंड द थर्ड वन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द साइंस, जनरल साइंस, दैट इज अ बायोलॉजी और जीव विज्ञान। सो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन 3 पोर्शंस में पूरे जनरल साइंस को डिवाइड किया जा सकता है। एक पोर्शन और आप इंक्लूड कर सकते हैं जो अभी एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज अ करंट पोर्शन। एग्जैक्टली करंट अफेयर्स का पोर्शन। करंट दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट टू दैट करंट अफेयर्स व्हिच कोरिलेटेड विद द जनरल साइंस। हम उन करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं या ऐसे सांसारिक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास और हाल फिलहाल में घटित हुई है और सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान के क्षेत्र से, साइंस से कहीं ना कहीं वो संबंध स्थापित करते हैं। तो विज्ञान से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके जनरल साइंस के पोर्शन में भी मिला करके पूछे जाते हैं। So this is a whole syllabus, this is a whole segments, ये आपके सेगमेंट्स हैं जो जनरल साइंस के पोर्शन है, ठीक है। और अगर इनमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया लगभग 12 से 15 क्वेश्चन, 12 to 15 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द जनरल साइंस। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के पोर्शन से पूछे जाते हैं। अब इनमें अगर हम अलग अलग सेक्शन वाइज डिवाइड करें तो आप प्रीवियस ईयर के 5 to 6 ईयर क्वेश्चन पेपर, 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर बैठेंगे, एंड इफ यू विल गो थ्रू विद दैट पेपर, अगर आप उस पूरे पेपर से गो थ्रू होंगे एंड यू फाइंड आउट द जनरल साइंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन यू सी दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बायोलॉजी, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द बायोलॉजी पोर्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लगभग 8 to 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ बायो के पोर्शन से पूछे जाते हैं। सो अगर आप ऐसे देखें तो बायोलॉजी का जो पोर्शन है, जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, वो पूरा पोर्शन काफी बड़ा है, वास्ट है, इसका सिलेबस काफी बड़ा है, वास्ट है। लेकिन एक चीज ये भी है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट कवर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इन पेपर। पेपर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में है तो वो आपका बायोलॉजी से पूछा जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपको साइंस, जनरल साइंस के पोर्शन में स्कोर करना है एंड फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचना है। क्लियर? सो आफ्टर दिस बायोलॉजी के बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं,
अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस फिजिक्स से एंड रिमेनिंग पोर्शन आपका जो है वो करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है। करंट अफेयर्स के सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दैट इज अ इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस। इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस का मतलब है वो अंतर संबंधित है, वो कहीं ना कहीं आपका या तो बायो से कोरिलेट करता है या फिर फिजिक्स से रिलेट करता है या केमिस्ट्री से, यानी इन्वेंशन या डिस्कवरी या फिर कोई नई चीज ऐसी हुई तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है करंट अफेयर्स में। तो अगर आप सिलेबस से गो थ्रू होंगे इस तरीके से, थोड़ा सा कंपैरिजन करने पे हमें ये पता चलता है कि बायो का पोर्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। So let us start with me the portion of biology which is very important in sense of your examination. तो आइए सबसे पहले हम बायोलॉजी के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पूरे जीव विज्ञान के पोर्शन में आपके एग्जाम में कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूरे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं बायो में जो हमें कवर करने हैं। बायोलॉजी या जिसे आप कहेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, बायोलॉजी या जीव विज्ञान। पूरे बायोलॉजी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या 2 सेगमेंट्स में आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका जूलॉजी, जिसे आप हिंदी में कहेंगे जंतु विज्ञान। दैट मीन्स जूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द एनिमल्स, बेसिकली स्टडी ऑफ द एनिमल्स। एंड दूसरा है आपका बॉटनी, जैसे हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। देखिए यार जूलॉजी और बॉटनी में मैंने डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नीट वगैरह जैसे क्वेश्चन नहीं है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की परीक्षा है, एक प्रशासनिक सेवा है, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको लगभग सभी क्षेत्रों में एक अच्छी समझ होनी चाहिए और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी भी होना चाहिए। काफी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जाने के लिए जितना नॉलेज या एक समझ होनी चाहिए वो समझ आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो जूलॉजी वाले पोर्शन में अगर हम बात करें, यानी जंतु विज्ञान में अगर हम बात करें, तो जंतु विज्ञान में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप कंपेयर करके देख भी सकते हैं पेपर में, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसे आप मानव आकार की भी कहते हैं, इसे आप मानव आकार की भी कहते हैं, मानव आकार की। एक्चुअली ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम मनुष्य के शरीर की संरचना तथा उसके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। ह्यूमन बॉडी में जितने भी टाइप के बॉडी सिस्टम है, वो चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पाचन तंत्र हो, स्केलेटल सिस्टम हो, कंकाल तंत्र हो या नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र हो, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र हो या रिप्रोडक्टरी सिस्टम हो, है ना, या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, डिफरेंट टाइप के जितने भी प्रकार के ह्यूमन बॉडी में बॉडी सिस्टम होते हैं या शरीर के तंत्र पाए जाते हैं, उन सभी शरीर के तंत्रों का अध्ययन हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में करते हैं। और उन शरीर के तंत्र के अंदर होने वाली, यानी वो पूरे जो बॉडी के सिस्टम है वो जिन ऑर्गन्स से मिलकर बने हैं, उन सभी ऑर्गन्स में उनके स्ट्रक्चर यानी संरचना, उनके अंदर होने वाली क्रियाएं, फंक्शंस तथा उनके अंदर जो कुछ भी केमिकल्स हैं ना, वो सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। That means human physiology is the overall study about the human body structure and the functions. ह्यूमन फिजियोलॉजी मनुष्य के शरीर की संपूर्ण संरचना तथा उसके अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का ही अध्ययन है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद हम
देखेंगे अगला टॉपिक है कोशिका, जिसे आप कहते हैं सेल। कोशिका या सेल, कोशिका या सेल भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरह ही जेनेटिक्स का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स का टॉपिक भी ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवधारियों का वर्गीकरण। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने भी प्रकार के जीव हैं, उन सभी जीवों को उनकी शारीरिक संरचना और उनके पोषण स्तर तथा उनके फंक्शंस के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीवधारियों का वर्गीकरण। So these are the topics which we covers inside of zoology। जंतु विज्ञान के अंदर जिन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आयोग आपसे चाहता है, वो ये चाहता है कि सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स जो कुछ भी सिलेबस में है, उनका ह्यूमन से क्या रिलेटेड है, ह्यूमन में उनका क्या प्रभाव है, वो इकोनॉमिक प्रभाव हो या फिर आपका सोशल इफेक्ट हो, इकोनॉमिक इफेक्ट हो, सोशल इफेक्ट हो, कल्चरल इफेक्ट हो, तो वो सारी तरीके से आपसे जानना चाहता है। यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इन सभी चैप्टर्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे समझेंगे? तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये है कि जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस तरीके से प्रॉफिटेबल है, किस तरीके से हार्मफुल है, हमारी डेली लाइफ में या हमारी अर्थ में उनका क्या रोल है, यहाँ से कोरिलेट करके भी क्वेश्चन आप यूपीएससी या सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, या फिर आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी पूछे जा रहे हैं। So these are the topics which includes or covers the whole syllabus of the zoology portion. And next one is botany. अगर हम बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की बात करें, तो बॉटनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। जैसे अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसी तरीके से प्लांट्स की फिजियोलॉजी भी आपको पढ़नी है, यानी पादप आकार की भी आपको पढ़ना रहेगा। पादप आकार की यानी प्लांट्स के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में तथा उनके अंदर होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, रूट, स्टेम, लीफ, बर्ड, फ्लावर्स, सीड्स, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और उसके अलावा प्लांट क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। प्लांट क्लासिफिकेशन दैट मीन्स पूरे दुनिया में जितने भी टाइप्स के प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को उनके सारी बनावट तथा उनके फंक्शंस या पोषण के आधार पे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, और उसी को कहते हैं पादप वर्गीकरण या प्लांट क्लासिफिकेशन। जैसे लगभग जितने भी प्लांट हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, उनकी शारीरिक संरचना के आधार पे, उनके पोषण के आधार पे अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी वर्गों में प्लांट्स को, यानी इन सभी में प्लांट्स को अलग अलग डिवाइड किया गया है। दैट इज कॉल्ड प्लांट्स क्लासिफिकेशन या पादप जगत का वर्गीकरण। वहां पे आप देखेंगे इन सारी चीजों को। और नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है प्लांट किंगडम में, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ भी आपको, जैसे आपने जेनेटिक्स यहाँ पढ़ा था, यहाँ भी आपको जेनेटिक्स देखना पड़ेगा, प्लांट्स के रिलेशन में जेनेटिक्स आपको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ भी इसका भी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस वगैरह आपको देखना पड़ेगा। और इसके अलावा न्यूट्रिशन वगैरह भी यहाँ पे आपको देखना रहेगा, न्यूट्रिशन या पोषण, एंड एज वेल एज आप ये न्यूट्रिशन वाला वहां भी देखेंगे, जूलॉजी वाले में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज अ whole topic, these are the whole topics which covers the biology portion।
और ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको बायोलॉजी के पोर्शन में पढ़ना है। अगर इन्हें आप काफी अच्छे से तैयार करते हैं, है ना, तो पूरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। सो मैंने अभी आपको बताया कि पूरे बायोलॉजी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी, या वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बायोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से लगभग 6 क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे जाते हैं। 5 to 6 क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। क्लियर? तो 5 to 6 क्वेश्चंस कवर करता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो लेट अस स्टार्ट विद मी ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हम मानव के शरीर की संरचना और उसके शरीर में जो भी तंत्र है, यानी मनुष्य के शरीर के तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद मी, लेट्स स्टार्ट ह्यूमन बॉडी सिस्टम या ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव आकार की ह्यूमन फिजियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे तंत्र पाए जाते हैं, लगभग 8 से 9 तंत्र हैं अप्रोक्सीमेटली, और उन सभी तंत्रों के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, अगर हम इसमें एक वर्ड को देखें तो यहां एक वर्ड है डाइजेशन। डाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं पाचन। So what is the meaning of digestion? Exactly what is the meaning of digestion? लगभग आप सभी लोग कहेंगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, है ना। आपके अकॉर्डिंग तो ब्रेकडाउन ऑफ, ज्यादातर लोग यही पढ़ते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, भोज्य पदार्थों का विखंडन ही क्या है? डाइजेशन। लेकिन मैं आपको बता दूं, इट इज नॉट अ करेक्ट डेफिनेशन, या पूरे ये होल प्रोसेस को डाइजेशन को नहीं बताता, क्योंकि डाइजेशन इज अ कंप्लीट प्रोसेस, डाइजेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। डाइजेशन एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, टाइम टेकन प्रोसेस है, जिसमें समय लगता है, और ये इसको आप सिर्फ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल से कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी राइट कॉन्सेप्ट की बात करें या ये जानने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली डाइजेशन क्या है, तो देखिए डाइजेशन, इसको आपको बिल्कुल रटना नहीं पड़ेगा, बस आप चीजों को समझते जाइए। देखिए पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये डाइजेशन का पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में कवर होता है। 5 स्टेप्स, या आप कह सकते हैं कि 5 लेवल्स हैं पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भोज्य पदार्थों का पाचन है या पाचन की प्रक्रिया है, वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अब वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, तो उसको आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम फूड को गेन करते हैं, यानी फूड को इंजेस्ट करते हैं। भोजन को सबसे पहले खाते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं भोजन का, और भोजन खाने को या भोजन के अंतर ग्रहण को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा इंजेशन। इंजेशन यानी इंजेशन किसका? फूड का, जिसे हिंदी में कहेंगे अंतर ग्रहण, इंजेशन। और ये इंजेशन जो पहला स्टेप है आपका इंजेशन, ये इंजेशन किसका होगा? तो ये इंजेशन किसका होगा? फूड का। किसका होगा? फूड का। तो यहां पे हमने लिख दिया कि फूड का इंजेक्शन होगा, और जैसे ही फूड को हमने खाया या भोजन को खाया, ये फूड कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं जटिल। Why we are mentioning here complex या जटिल? मैंने यहाँ पे या हम यहाँ पे जटिल क्यों लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रहे हैं?
नॉर्मल क्यों नहीं लिख रहे? बिकॉज जो कुछ भी खाना हम खाते हैं वो खाना हमारा जटिल अवस्था में होता है। अब जटिल और सरल में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड अ सिंपलर फूड मटेरियल? एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी जटिल अवस्था में उपस्थित होते हैं। दैट मीन्स कि वो डायरेक्टली बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है जब उसका डाइजेशन हो जाता है तो उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स या सारे पोषक पदार्थ बाहर आ जाते हैं और वो ब्रेक हो चुके होते हैं, यानी वो टूट चुके होते हैं और फिर वो डायरेक्ट बर्न होकर एनर्जी देते हैं। तो दो डिफरेंस है सिर्फ, एक तो ये कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल के पोषक पदार्थ जटिल अवस्था में होते हैं, वो डायरेक्ट बर्न होकर के या तुरंत ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं, जबकि सरल भोज्य पदार्थों से प्राप्त पोषक पदार्थ सीधे तौर पे ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं शरीर के अंदर। सो इट विल बी द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल। जैसे ही आपने फूड को इंजेस्ट किया, पहला स्टेप इंजेशन हो जाएगा, और जैसे ही आपने भोजन को खाया, ये भोजन हमारे कहां पहुंच जाएगा? माउथ से ही खाएंगे तो माउथ से अंदर इंटर कर जाएगा और ये भोजन आपका आगे पहुंचेगा और फिर उसका स्टार्ट हो जाएगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, यानी अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप विल बी द ब्रेक डाउन या विखंडन। तो फूड का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और फूड का ब्रेकडाउन जब स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट होगा? देखिए एक चीज ध्यान देते रहेंगे, यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपने भोजन को जैसे ही खाया, इंजेस्ट किया, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? इंजेशन। और भोजन किस अवस्था में था? कॉम्प्लेक्स लेवल में था, ठीक है, क्योंकि उसमें उपस्थित सारे न्यूट्रिएंट्स जो है, पोषक पदार्थ, वो जटिल अवस्था में थे, वो एनर्जी सीधे तौर पे नहीं दे सकते। अब जैसे ही आप भोजन को इंजेस्ट करेंगे, इसमें मिक्स हो जाते हैं क्या मिक्स हो जाएंगे? एंजाइम्स। आप जानते हैं कि भोजन का जो पाचन है वो ढेर सारे केमिकल्स के द्वारा पॉसिबल, और वो केमिकल क्या है? एंजाइम्स है। एंजाइम्स के कारण ही भोजन का पाचन संभव हो पाता है। तो इसमें एंजाइम मिक्स हो जाएंगे, जैसे ही एंजाइम मिक्स होंगे इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आप देखेंगे एंजाइम्स होते क्या है। बेसिकली एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। एंजाइम्स भी एक प्रकार के प्रोटीन है जो पाचन की क्रिया को संभव करते हैं या पाचन की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। भोजन का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन जैसे ही फूड मटेरियल का होगा, तो आप जानते हैं कि फूड मटेरियल का जब ब्रेकडाउन होगा तो आपको क्या मिलेगा? देखिए पॉजिटिव से अगर दिखा रहे हैं इसका मतलब ये चीजें ऐड हो रही हैं, है ना, मिक्स हो रही हैं, और माइनस से अगर मैं दिखाता हूं इसका मतलब क्या है कि वो चीजें रिलीज हो रही हैं, बॉडी को मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे मिल जाएगा ब्रेकडाउन होने के बाद आपको मिलेंगे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। हमारे शरीर में क्या मिल जाएंगे? ढेर सारे पोषक पदार्थ। आप जानते हैं कि देयर इज अ 5 काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 5 प्रकार के पोषक पदार्थ हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, सॉल्ट एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, सॉल्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये पोषक पदार्थ मिल जाएंगे, लेकिन एक ही बार में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता। कंप्लीट डाइजेशन फूड का वन टाइम में क्यों नहीं हो पाता? उसका कारण ये है कि हम फूड को माउथ में टीथ के थ्रू बहुत ज्यादा टाइम तक च्यूइंग नहीं करते या चबाकर नहीं खाते। बायोलॉजी में कहा गया है, या अकॉर्डिंग टू द साइंस के अगर हम संदर्भ में देखें तो ये कहा जाता है कि भोजन को 32 बार चबा के खाना चाहिए, कम से कम 30 से 32 बार चबाकर खाना चाहिए। बट नॉर्मली इन डेली लाइफ इट कांट बी, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे डेली लाइफ में ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लगभग 2 घंटे 3 घंटे खाने में निकल जाते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फूड का कंप्लीट डाइजेशन वन टाइम में नहीं हो पाता। और एक कारण इसका और है, एक बायोलॉजिकल रीजन और है, बिकॉज
कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम उपस्थित है और हर एक एंजाइम किसी पर्टिकुलर भोज्य पदार्थ को डाइजेस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी एक ही एंजाइम सारी चीजों का डाइजेशन नहीं कर सकता, अलग अलग एंजाइम्स अलग अलग पार्ट का डाइजेशन करते हैं। इसलिए जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, माउथ से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अगर हम बात करें फैट का तो फैट का डाइजेशन, या फिर अगर मैं बात करूं प्रोटीन का तो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से नहीं हो पाता है। प्रोटीन का डाइजेशन आपके स्टमक में जाकर होता है या आमाशय में होता है। उसका क्या कारण है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आप आगे देखेंगे इसी पे। तो पहला हुआ इंजेक्शन, भोजन को जैसे ही खाया, खाते ही उस भोजन में एंजाइम मिले, अब उस भोजन का ब्रेकडाउन होगा, विखंडन होगा और हमें पोषक पदार्थ मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि एक बार में पूरा डाइजेशन नहीं होता है, तो अब जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को हमारा शरीर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी द एब्जॉर्प्शन, जिसे आप कहेंगे अवशोषण। अगला स्टेप हो जाएगा आपका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। किसका अवशोषण, न्यूट्रिएंट्स का। अवशोषण कैसे होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें आप जानते रहें। अवशोषण कैसे होता है कि हमारे शरीर में जो इंटेस्टिनल पोर्शन है, आंतीय क्षेत्र है, जिसमें बड़ी आंत और छोटी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे छोटी आंत कहते हैं, वो एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा साइट है जहां पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, यानी भोज्य पदार्थों का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज्यादा एंजाइम्स होते हैं, दैट मींस डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 प्रकार के अलग अलग एंजाइम उपस्थित होते हैं छोटी आंत में। बाकी पार्ट्स में इससे ज्यादा एंजाइम्स एक बार में सेक्रेट नहीं होते हैं। इसमें भोज्य पदार्थ के लगभग सभी भाग का, वो चाहे फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, इन सभी का डाइजेशन छोटी आंत में संभव हो जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, या स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए छोटी आंत जिम्मेदार होती है, या छोटी आंत एक ऐसा लोकेशन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का, जहां पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। दूसरी बात, जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हालांकि वो एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है सॉरी, एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे फाइब्रस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं, जैसे आगे हालांकि आप पूरे फिगर में देखेंगे। सपोज दैट ये इंटेस्टाइन है, छोटी आंत का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे माइक्रोफाइबर्स पाए जाते हैं, फाइब्रोबिलाई जिन्हें कहते हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे फाइबर्स पाए जाते हैं और इन्हीं के नीचे ब्लड वेसल्स ऐड होती हैं, जुड़ी हुई होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज्वाइंट होती है। तो जब भी भोज्य पदार्थ इनके अंदर जाता है या फूड मटेरियल जाता है, यहाँ पे इस तरीके से फूड मटेरियल जाता है, तो इन फूड मटेरियल्स में एंजाइम मिक्स हो जाते हैं और एंजाइम मिक्स होने के कारण इनका डाइजेशन हो जाता है। जैसे ही डाइजेशन होगा तो इस फूड से न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं या पोषक तत्व निकलते हैं, पोषक पदार्थ निकलते हैं। इन पोषक तत्वों को ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और इन्हें माइक्रोफाइबर्स या फाइब्रोबिलाई की सहायता से, इन्हीं फाइबर्स की सहायता से, इन्हीं रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स की सहायता से ये सभी, ये जो न्यूट्रिएंट्स थे, ये नीचे जो ब्लड वेसल्स है, ये नीचे वाली जो रुधिर वाहिनी है, इसमें उपस्थित ब्लड में पहुंच जाते हैं और फिर ब्लड के थ्रू पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाते हैं और हमारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में अभी आगे आप डिटेल में देखेंगे। सो हमने देखा कि सबसे पहले भोजन को खाते हैं और इंजेक्शन होने के बाद उसमें एंजाइम मिक्स होंगे, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा और विखंडन के बाद फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अब पहली बार में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, ये मैंने बताया आपको। तो जो रिमेनिंग फूड मटेरियल है, रिमेनिंग फूड दैट मींस अनडाइजेस्टेड रिमेनिंग फूड, यानी अपचित बचा हुआ भोजन,
जो अपचित बचा हुआ भोजन है वो अब पहुंच जाएगा छोटी आंत में और स्टार्ट होगा एसिमिलेशन। क्या स्टार्ट होगा? एसिमिलेशन। देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है सम्मिश्रण। क्या मतलब होगा? सम्मिश्रण यानी मिक्सिंग होना, मिक्स होना। तो एसिमिलेशन का मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया छोटी आंत में होगा। छोटी आंत का स्ट्रक्चर हेलिकल है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर का जो स्पेस है काफी कम है। जब ये फूड मटेरियल आपकी छोटी आंत में एंटर करता है तो उसे काफी सकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण उसमें एंजाइम्स जो है काफी अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन, यानी मिक्सिंग ऑफ द एंजाइम्स in a food material या in undigested food material inside of the small intestine, that is known as assimilation। छोटी आंत के अंदर अपचित भोजन में एंजाइम्स का काफी अच्छी तरीके से मिक्स होना ही क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या सम्मिश्रण। अब फूड के सारे पार्ट्स में जैसे ही एंजाइम मिक्स हो जाएंगे, यहां पे जैसे ही एंजाइम मिक्स हो जाएंगे तो एंजाइम मिक्स होने के कारण फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और कंप्लीट डाइजेशन होगा यानी फिर से आपको क्या मिलेंगे? फिर से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, सभी पोषक पदार्थ यहाँ पे मिल जाएंगे और उन सभी पोषक पदार्थों का फिर से क्या हो जाएगा? तो फिर से हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। और फिर से एब्जॉर्प्शन होना, पुनः अवशोषण होने को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन जिसे कहेंगे पुनः अवशोषण या पुनर्अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। So these are the 5 levels or the 5 steps by which the digestion has been completed। डाइजेशन का प्रोसेस इन्हीं 5 स्तरों के द्वारा कंप्लीट होता है। क्लियर? एंड आफ्टर दिस हम बढ़ते हैं आगे की तरफ डाइजेशन में। तो ये इतना सबसे इंपॉर्टेंट था डाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ने के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं डाइजेशन में। देखिए डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया को सबसे पहले मैंने बताया दिस इज अ पोर्शन या दिस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी और उसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ना होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो सबसे पहले हम आज स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। देखिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का या मनुष्य के पाचन तंत्र का। बहुत ही आसान सा है। दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला पार्ट जो होता है वो आपका माउथ होता है। माउथ से स्टार्ट होता है इस तरीके से। ठीक है, और ये यहाँ पे सेंटर में जाकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। फिर ये नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ साइड में एक सेम के बीज जैसा आकार आपको दिखाई देता है, एक सीड लाइक स्ट्रक्चर। और फिर उसी के नीचे एक छोटा सा टिनी पोर्शन है आपका ट्यूबलस स्ट्रक्चर। और ये नीचे आपको मिलती है पूरा स्ट्रक्चर मिलता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत का। ये यहाँ पे स्पेस ना होने के कारण मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं या इस तरीके से। ठीक है, ये पोर्शन आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही नीचे वाला पोर्शन है। ठीक है, ऑलराइट। एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पूरा स्ट्रक्चर ट्यूबलस होता है
जो जिसमें काफी ज्यादा फोल्ड्स पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा फोल्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से काफी ज्यादा फोल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है माउथ। माउथ सबसे फर्स्ट पार्ट है, जिसे आप मुख भी कहते हैं, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। एंड उसके बाद आता है आपका माउथ से जैसे ही आप अंदर की तरफ ऐसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो पोर्शन आता है, इस पोर्शन को कहते हैं ओरल कैविटी। इसे कहेंगे ओरल कैविटी। माउथ के अंदर का सेक्शन है ये, इसको कहते हैं ओरल कैविटी, या फिर इसे आप माउथ कैविटी भी कहते हैं, मुख गुहा या ओरल कैविटी या माउथ कैविटी। एंड इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कान के पास एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है, इस तरीके से, जो इससे इंटरलिंक रहती है। इस तरीके से यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड उपस्थित होती है, ये यहाँ पे जो आपका यहाँ से कनेक्टेड रहती है, और इस ग्लैंड को कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। दिस इज पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। और माउथ से जैसे ही आप यहां से खाने को खाते हैं तो यहाँ पे आपके देखिए माउथ पे टंग उपस्थित होती है, जीभ, ये टंग, ये वाला पोर्शन आपका टंग है। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, टंग या जीभ। क्लियर। एंड उसके बाद जैसे ही आप गले के पास, यहाँ पे थ्रोट के पास आते हैं तो यहाँ पे एक स्लोप होता है, एक ढालदार स्ट्रक्चर है, ढलान जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ग्रसनी, और वैसे यहाँ पे इसको कहते हैं फेरिंग्स, इसे कहेंगे फेरिंग्स। सो दिस इज फेरिंग्स, फेरिंग्स, और हिंदी में इसे कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स यहाँ पे थ्रोट के पास, देखिए गले के पास जो आपका विंड पाइप है या आपका फूड पाइप, ये दोनों ही एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और एक ढक्कन द्वारा, ढक्कन जैसी संरचना है, एक लिड लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा दोनों में पार्टीशन टाइप होता है। यानी जैसे ही आप खाना खाते हैं तो आपका खाना विंड पाइप में ना जाकर के आपके फूड पाइप या एसोफेगस में ही जाता है। उसका कारण है लिड लुमा स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होना यहाँ पे, उसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। यानी हमारे विंड पाइप को, फेरिंग्स और लैरिंग्स को, फेरिंग्स और लैरिंग्स के ऊपर जो लिड लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिकली वो कार्टिलेज होता है, एक तरीके का उपास्थि से बना हुआ स्ट्रक्चर है, एक कार्टिलेज का बना हुआ लिड लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपके विंड पाइप को और एसोफेगस को, यानी वायु नली को और आपकी जो है ग्रास नली को अलग करने का काम करता है। उस लिड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। तो वो यहाँ पे है इस तरीके से, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शो कर देता हूं, ठीक है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस याद रखेंगे, इट इज अ लिड लाइक स्ट्रक्चर, ढक्कन जैसी संरचना है, बेसिकली जो कार्टिलेज की बनी हुई है और आपके फेरिंग्स और लैरिंग्स को अलग करने का काम करती है, या एसोफेगस, बेसिकली एसोफेगस फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करने का काम करती है। ये है एसोफेगस, एसोफेगस जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं, जिसे आप फूड पाइप भी कहते हैं, एसोफेगस या फूड पाइप, इसे हिंदी में ग्रास नली भी कहते हैं। एक्चुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका स्ट्रक्चर लगभग 10 सेंटीमीटर तक होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, सॉरी लगभग 12 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर होता है। लगभग 12 सेंटीमीटर की एसोफेगस होती है ह्यूमन बॉडी में, एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में, और इस एसोफेगस का काम है, इट प्रोवाइड्स द पाथ टू, इट प्रोवाइड्स अ पाथ टू द फूड, ये भोजन को सिर्फ एक रास्ता प्रदान करने का काम करता है। जैसे देखिए आपने माउथ से जैसे ही फूड को खाया, ये फूड यहां से इस तरीके से होते हुए कहां पे, माउथ से होते हुए और फिर सीधा आपका यहां से
फेरिंग्स से होकर के सीधा आपका एंटर कर जाता है कहाँ, एसोफेगस में, और उसके बाद नीचे जाकर के एक फूड लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचता है, और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टोमक। इट नोन एज स्टोमक, इसे स्टोमक कहते हैं, हिंदी में इसे आमाशय कहते हैं। फिर आपका फूड नीचे एंटर करता है और यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक पत्ती जैसी संरचना है। इट इज अ काइंड ऑफ ग्लैंड, ये एक प्रकार की ग्लैंड है, ग्रंथि है, और बेसिकली ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की ग्लैंड्स की क्वालिटीज पाई जाती है, एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन। वो आगे आप देखेंगे, अभी आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार की मिक्स्ड ग्लैंड है जिसे कहते हैं पैनक्रियाज, जिसे कहेंगे पैनक्रियाज। हिंदी में इसे कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशयी ग्रंथि या पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। क्लियर। फिर इसके बाद इस साइड में आप देखेंगे तो आपको एक सीड लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेम के बीज जैसा आकार है, काफी बड़ा आकार होता है इसका, दैट मीन्स बाकी ऑर्गन से बड़ा होता है, और इसे कहते हैं लीवर, इसे कहेंगे लीवर। हिंदी में इसे कहते हैं यकृत, लीवर या यकृत कहते हैं। और इसी लीवर से कनेक्टेड एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है। अब ध्यान से देखेंगे तो एक छोटी सी टीनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत छोटा सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर, इसे कहेंगे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और हिंदी में इसे कहते हैं पित्त की थाली या पित्ताशय। उसका कारण है कि गॉल ब्लैडर इज अ साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ द बाइल। बाइल जो है, अभी आप देखेंगे बाइल है क्या, बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन स्टोरेज कहां होता है, गॉल ब्लैडर में। यानी पित्त का संग्रह पित्ताशय में होता है, इसीलिए उसे पित्ताशय या पित्त की थाली भी कहते हैं। उसके बाद ये पोर्शन है आपका, जो आपको बड़ा ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इसे कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, या हिंदी में इसे कहेंगे बड़ी आंत, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। और ये मैंने अलग से यहाँ पे ड्रॉ किया था, है ना, तो अगर आप वहां पे समझ सकते हैं तो मैं वहीं पे थोड़ा सा यहाँ शो कर देता हूँ। दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम वेयर एक्सक्रीटा इज डेफिकेटेड, यानी ये बड़ी आंत का वह भाग है जहां से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्याग कर दिया जाता है या निकाला जाता है। इट इज नोन एज एनस, एनस, और इसे हिंदी में गुदा द्वार भी कहते हैं या मल द्वार कहते हैं, एनस। क्लियर। उसके बाद आप बीचों बीच देखेंगे एक हेलिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, काफी ज्यादा घुमावदार ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट मीन्स कि इसे हिंदी में कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत कहेंगे। अब आप देखिए तो बड़ी आंत का जो एक सिरा जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइंट है, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जहां से ज्वाइंट है, यहां तक आपने देखा था कि फूड स्टमक में एंटर करेगा, फिर यहां से इस तरीके से पहुंचेगा। देखिए यहां से ये छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा यहां से, है ना, और होता हुआ फाइनली ये देखिए ये बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और बड़ी आंत में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये उसके लास्ट सेक्शन से, जिसे हम एनस कहते हैं, एग्जिट हो जाता है। So this is the whole process of the digestion inside of the human digestive system. कुछ चीजें यहाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये देखिए आप, बड़ी आंत का एक छोटा सा भाग है जिसका आकार लगभग 1.2 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक होता है। 1.5 सेंटीमीटर तक आकार का ये छोटा सा बाहर की तरफ निकला हुआ भाग एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, छोटा सा ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स। हिंदी में इसे कहते हैं क्रमि रूप परिशेषिका, अपेंडिक्स या क्रमि रूप परिशेषिका। अपेंडिक्स या क्रम रूप परिशेषिका, देखिए इसको क्या कहते हैं, क्रमि रूप परिशेषिका, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर कृमि जैसा है, टेप जैसा है, ट्यूब जैसा है ना। और परिशेषिका का मतलब बिकॉज रिसेंटली इट्स नॉट वर्किंग, अब ये हमारे शरीर में काम नहीं कर रही। उसका कारण ये है कि मनुष्य के पूर्वज जो थे वो हर्बीवोर्स थे, कंप्लीटली हर्बीवोर्स थे, यानी कपी थे, बंदर थे, कंप्लीटली हर्बीवोर्स थे, पेड़ की पत्तियों, छालों में और कंदमूल में डिपेंड करते थे।
यानी उनके शरीर में जो डाइजेशन होता था वो डाइजेशन होता था किसका, वो पूरा डाइजेशन सेलुलोज का होता था, सेलुलोज का डाइजेशन होता था और सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती थी अपेंडिक्स। बट राइट नाउ ह्यूमंस आर द ऑमनीवोर्स। अब ह्यूमन क्या है, सर्वाहारी है और वो चीजों को पकाकर खाता है, इसलिए अपेंडिक्स का अब हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, यह हमारे शरीर का एक अवशेषी भाग है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये हमारे शरीर का अवशेषी भाग है जो अब काम नहीं करता, जिसका कोई वर्क नहीं है, और दूसरी बात ये एक तरीके का प्रमाण भी है कि हमारे जो पूर्वज थे वो हर्बीवोर्स थे या शाकाहारी थे। क्लियर? चलिए अब हम अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। एक चीज आपको यहां पे बता दूं मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। एक को कहते हैं ड्यूडेनम, और दूसरा है जेजुनम, और तीसरा है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये चीजें इसलिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये ड्यूडेनम है, बड़ी आंत से पहले का जो पोर्शन है, छोटी आंत, बड़ी आंत से पहले वाला, लार्ज इंटेस्टाइन के पहले वाला जो पोर्शन है जहां से गॉल ब्लैडर वाला पाइप कनेक्ट है, ये वाला पार्ट कहलाता है ड्यूडेनम और ये वाला पार्ट कहलाता है जेजुनम। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट है जेजुनम और ये वाला पार्ट है इलियम। इलियम इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखिएगा इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट आप कह सकते हैं, लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली छोटी आंत का सबसे बड़ा पोर्शन है आपका इलियम। क्लियर? अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन होता है और उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट क्लास on this topic. We will start the topic from here and we will meet again in next class. So thank you very much and we will meet again on this time in this class on the platform of Unacademy class. Thank you very much.